ये वीडियो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाला है जिसे मिस करने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कोई सिंगल वीडियो नहीं है, इसमें टोटल 3 वीडियो शामिल हैं। सिर्फ पहला वीडियो देखो, बाकी आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि इस वीडियो को मिस ना करके ठीक किया। तो फिर शुरू करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखो। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। लड़का क्यूट लग रहा ना? इसका नाम पीयूष धमनोटिया है। इसकी उम्र 25 साल है। इसको 14 फरवरी 2026 को मुंबई से अरेस्ट किया गया था। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि इसने अपनी क्लासमेट एंड गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। ये वीडियो तब का है जब इस मर्डरर को पुलिस अरेस्ट करके मीडिया के सामने लाई थी। इसके चेहरे में कोई फियर या गिल्ट दिख रहा? नहीं ना। अभी तक जो जानकारी आई है उसके हिसाब से इसने उस लड़की से सेक्स करने की डिमांड की। अब चूंकि उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तो फिर बहस हो गई और बहस के बाद उसने उस लड़की की हत्या कर दी। इसके बाद वो लड़की की डेड बॉडी के पास में बैठकर बियर पीता है, डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर उस लड़की की जो ऑब्सीन वीडियो थे उन्हें उसने कॉलेज के सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिए। मर्डर के बाद ये क्रिमिनल महाराष्ट्र की ओर निकल गया और वहां उसने काला जादू वाली पूरी प्रक्रिया की, क्योंकि अब वो उस लड़की की अंतरात्मा को वापस बुलाना चाहता था। और फिर जब उसे पकड़ा गया तो चेहरे में हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। ये था बैकग्राउंड। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं। इस वक्त मैं मेरे चैनल पर साइकोपैथी से जुड़ी वीडियो सीरीज पर काम कर रहा और ठीक इसी समय ये केस सामने आ गया। तो अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये समझ लो कि हमारी सोसाइटी में जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा साइकोपैथ होंगे। और हाँ, साइकोपैथी ट्रेड भी एक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है, यानी कि हर साइकोपैथ मर्डरर नहीं होता। तो जो सबसे डेंजरस साइकोपैथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले तो इसके जैसे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। और दूसरे टाइप के जो सबसे खतरनाक साइकोपैथ होते हैं ये बड़े ही सक्सेसफुल होते हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बन जाए या फिर कोई साइकोपैथ किसी कंपनी की टॉप पोजीशन तक पहुंच जाए। तो इन पॉलिटिकल साइकोपैथ और कॉर्पोरेट साइकोपैथ पर आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि जिस साइकोपैथ के साथ आप रिलेशनशिप में फंस गई हैं वो आपका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है। तो मैं कुछ संकेत बताऊंगा, उन संकेतों को कभी भी इग्नोर मत करना और जब भी वो संकेत दिखें तो उन्हें सिर्फ नोटिस करना। उससे कहने ना बैठ जाना कि मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो और क्या कर सकते हो, यानी कि सिर्फ नोटिस करना। और अगर वो पैटर्न दिख जाए तो बहुत ही साइलेंट एंड स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग करके उससे दूर हो जाना। और हाँ, ऐसे इंसान से दूर होना भी बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये आपके पीछे पड़ जाएगा। आप जहां जहां जाओगी वो वहां वहां आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। मैं इस वीडियो में 8 संकेत बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज के दूसरे वीडियोस को भी देख लेना। पहला संकेत, रिमोर्स की कमी। वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसके बाद वो तुम्हें बस देखता रहेगा। उसे ना ही गिल्ट होगा, ना ही वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा और ना ही वो माफी मांगेगा। कभी कभी वो तुमसे ही उल्टा कह देगा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर असली प्रॉब्लम उस इंसान का गुस्सा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है उस इंसान की इमोशनल एम्प्टीनेस। क्योंकि जब हेल्दी इंसान गलती करता है तो उसे गिल्ट महसूस होता है, लेकिन साइकोपैथ को देखकर आपको एहसास होगा कि उसे कोई भी गिल्ट नहीं हुआ। और अगर वो ऐसी एक्टिंग भी कर रहा कि उसे गिल्ट फील हुआ है तो भी आपको एहसास हो जाएगा कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा। दूसरा संकेत,
ऑनरशिप माइंडसेट। अगर कोई आदमी रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की जगह पोजीशन समझता है तो ये सीरियस रेड फ्लैग है। मीन्स अगर वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज करता है कि तुम मेरी हो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कंट्रोल साइकोलॉजी है। क्योंकि लव में प्रोटेक्शन होता है जबकि ऑनरशिप में डोमिनेशन होता है। और जब सामने वाले इंसान को ये लगने लगे कि तुम पर उसका डोमिनेशन कम हो रहा तो यहाँ पर वायलेंस ट्रिगर हो सकता है, यानी कि वो इंसान आपके साथ मारपीट तक कर सकता है। तीसरा संकेत, एस्केलेशन पैटर्न। वायलेंस अचानक नहीं होता बल्कि वो धीरे धीरे एस्केलेट होता है। शुरुआत हमेशा छोटी लगती है। सबसे पहले वर्बल एग्रेशन, मतलब वो तुम पर चिल्लाएगा, गुस्से में गालियां देगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा। उस समय तुम्हें लगेगा कि ये बस एंगर इश्यू है, लेकिन अगर पैटर्न आगे बढ़ता है तो अगले स्टेप में वो सामान तोड़ने लगेगा, दीवार पर मुक्का मारेगा, फोन फेंक देगा, कुर्सी पटक देगा। यह सीधा तुम पर हमला नहीं है, लेकिन मैसेज साफ है कि मैं डैमेज कर सकता हूं। इसके बाद चीजें और आगे बढ़ेंगी। जब आप कहीं जाने का सोचेंगी तो वो दरवाजा ब्लॉक करेगा, रास्ता रोकेगा, तुम्हें जाने नहीं देगा। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह कंट्रोल है। और अगर पैटर्न यहां भी नहीं रुकता तो अगले स्टेप में वो तुम्हारे हाथ को पकड़कर जोर से झटक देगा, कलाई दबाएगा। अब यहां पर इंटिमिडेशन फिजिकल टच में बदल चुका है, यानी कि अब मामला इमोशनल मेंटल वायलेंस से आगे बढ़कर फिजिकल वायलेंस तक पहुंच चुका है। तो अगर ये प्रोग्रेशन दिखे तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंगर नहीं है बल्कि यहाँ पर वो आपकी बाउंड्री भी टेस्ट कर रहा है। यानी कि हर स्टेज पर वो ये टेस्ट कर रहा कि तुम कितना और टॉलरेट कर सकती हो। तो अगर तुम्हें समय के साथ वायलेंस की इंटेंसिटी बढ़ती दिख रही है तो ये सिर्फ एंगर इश्यू नहीं है, ये पावर टेस्टिंग है। चौथा संकेत, ऑब्सेशन आफ्टर रिजेक्शन। बहुत से वायलेंट क्राइम्स ब्रेकअप के बाद होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज रिजेक्शन को ईगो इंजरी की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें लगता है कि उस ब्रेकअप के बाद उनकी पूरी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी कि कुछ लोग ब्रेकअप को आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन समझते हैं। तो अगर कोई आदमी ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद बार बार कॉल करे, लोकेशन ट्रैक करे, घर के बाहर खड़ा मिले, फेक अकाउंट्स से मॉनिटर करे, तो ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। और जब ऑब्सेशन इंटाइटलमेंट से मिलता है तो सामने वाला इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ ऑब्सेशन का मतलब है कि जैसे ही उसे ये लगता है कि वो तुम्हें खो देगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से से फट पड़ता है। और इंटाइटलमेंट का मतलब है कि वो ये मानता है कि उसका तुम पर हक है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कुछ ऐसी सोच बनती है कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। पांचवा संकेत, स्ट्रैंगुलेशन या नेक ग्रैब। ये बहुत सीरियस पॉइंट है। तो अगर कभी उस इंसान ने गुस्से में तुम्हारी गर्दन पकड़ी हो, ब्रीदिंग ब्लॉक की हो, तो ये मजाक नहीं है। फॉरेंसिक रिसर्च बताती है कि स्ट्रैंगुलेशन अटेम्प्ट फ्यूचर होमिसाइड रिस्क का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। कुछ ऐसे समझो कि रिसर्च बताती है कि अगर कोई पार्टनर गुस्से में आपकी गर्दन दबा चुका है तो इस बात का खतरा बहुत बढ़ जाता है कि वो आगे चलकर आप पर जानलेवा हमला कर सकता है। तो अगर ये कभी आपके साथ हुआ है तो इसे इग्नोर मत करो। छठा संकेत, हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ उसका प्रेजेंट मत देखो, उसका पास्ट भी देखो। इसमें यह चेक करो कि क्या उसे बार बार लड़ाई झगड़ों में पड़ने की आदत रही है, क्या उसका रोड रेज इतना एक्सट्रीम है कि वह छोटी छोटी बात पर कंट्रोल खो देता है, क्या कभी उसने एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी दिखाई है, और क्या उसकी हर एक्स उसके हिसाब से एक क्रेजी वुमन थी। एक दो इंसिडेंट पर डिसाइड मत करो, लेकिन
पैटर्न जरूर देखो, क्योंकि डेंजरस पर्सनालिटीज अक्सर जहां भी जाती हैं वहां इमोशनल केओस छोड़ती जाती हैं। तो अगर उसकी हिस्ट्री में जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और टूटे हुए लोग दिखते हैं तो इसे कोइंसिडेंस मत समझो। 7वां संकेत, फियरलेसनेस। कुछ लोग कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते, वो कैजुअली बोल देंगे कि मैं जेल जाने से नहीं डरता। वैसे हर बार ये बात लिटरल सेंस में नहीं होती, क्योंकि कई बार तो लोग सिर्फ सामने वाले इंसान को डराने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन कई बार ये बात लिटरल सेंस में हो सकती है। तो अगर कोई आदमी लॉ, सोसाइटी और मोरालिटी से डिटैच्ड है तो ये एंटी सोशल पैटर्न हो सकता है। 8वां संकेत, इमोशनल स्विच। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन छोटी सी बात पर अचानक गुस्से से फट पड़ते हैं और कुछ मिनट बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होती है। आपको हमेशा लगेगा कि आज उसका मूड कैसा होगा। तो अगर किसी रिलेशनशिप में तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में है तो ये लव नहीं है, बल्कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। एक जरूरी बात, हर टॉक्सिक आदमी किलर नहीं होता और हर कोल्ड आदमी साइकोपैथ नहीं होता। लेकिन जब तुम्हें लैक ऑफ एम्पैथी दिखे, पजेसिवनेस दिखे, एस्केलेशन दिखे, ऑब्सेशन दिखे, वायलेंस की हिस्ट्री दिखे तो इसे लाइटली मत लो। अब प्रश्न है कि ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो ये भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर तुम्हें हाई रिस्क पैटर्न दिखें तो ड्रामा मत करना, उसे पब्लिकली एक्सपोज करने की धमकी मत देना, उसके साथ एग्रेसिव कन्फ्रंटेशन मत करना। साइलेंटली प्लान बनाओ, ट्रस्टेड लोगों को बताओ और हर मेजर वायलेंस इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन रखो। लीगल सपोर्ट को भी कंसीडर करो और फिर धीरे धीरे उस इंसान से दूर हो जाओ। सो रिमेंबर वन थिंग, रोमांटिक इंटेंसिटी अपने आप में डेंजर नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी वो भी बिना एम्पैथी के बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो आप पर गुस्से से चिल्लाए, बल्कि वो हो सकता है जो तुम्हें हर्ट करे और फिर शांत चेहरे से बोले कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और जब आपको कुछ भी न समझ आए तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम किसी इंसान के साथ अनसेफ महसूस करता है तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि कई बार आपके दिमाग को बाद में समझ आता है, जबकि आपकी बॉडी खतरे को पहले भांप लेती है। आज मैं आपको एक साइकोपैथ के ट्रैप से बाहर निकलने की बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। इसे मैं सबसे पहले इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि आपकी एक गलती आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। दूसरा टॉपिक होगा कि जब आप उस इंसान से दूर होने की कोशिश करेंगी तो आपको कौन कौन सी वीकनेस फील होंगी और आपको किस किस तरह की कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में उन स्ट्रेटजीज को बताऊंगा जिनका यूज करके आप उस इंसान से दूर हो सकती हैं, वो भी बिना अपनी जान को जोखिम में डाले। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं वो शायद डेंजरस साइकोपैथ है, तो सबसे पहले एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ जो सिचुएशन होती है वो नॉर्मल रिलेशनशिप जैसी नहीं होती। साइकोपैथ अक्सर कंट्रोल, मैनिपुलेशन और पावर के आधार पर रिलेशनशिप चलाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति उनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कई बार उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल या फिर एग्रेसिव हो सकता है। इसी वजह से अगर आप ऐसे किसी इंसान के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
सबसे पहली गलती है इमोशनल कन्फ्रंटेशन करना। कई लोग गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में सामने वाले इंसान से कह देते हैं कि मुझे पता है कि तुम साइकोपैथ हो, लेकिन ऐसा कहना सिचुएशन को और ख़राब कर सकता है, क्योंकि साइकोपैथ के लिए यह सिर्फ एक एक्यूजेशन नहीं होता, बल्कि उसे यह महसूस हो सकता है कि उसका मास्क एक्सपोज हो रहा है, और जब उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल कम हो रहा है तो उनका रिएक्शन और भी ज़्यादा हॉस्टाइल हो सकता है। दूसरी गलती है सडन एंड ड्रामेटिक ब्रेकअप करना। कभी कभी लोग इमोशनल ब्रेकडाउन में रोते चिल्लाते हुए सामने वाले को एक्सपोज करने की कोशिश करते हुए रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला इंसान सच में डेंजरस पर्सनैलिटी का है तो इस तरह का ड्रामेटिक एग्जिट उसे प्रोवोक कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इम्पल्सिव रिएक्शन की जगह काम एंड स्ट्रेटेजिक एग्जिट ज़्यादा सेफ होता है। तीसरी गलती है कि उसे गिल्टी महसूस कराने की कोशिश करना। हेल्दी रिलेशनशिप में जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि उसने किसी को हर्ट किया है तो उसके अंदर गिल्ट या रिग्रेट पैदा होता है, लेकिन साइकोपैथ के साथ यह लॉजिक काम नहीं करता। साइकोपैथ अक्सर गिल्ट फील नहीं करता, उसे सिर्फ एक चीज़ डिस्टर्ब करती है, और वो है सामने वाले इंसान पर कंट्रोल खोना। इसलिए उसे गिल्ट महसूस कराने की कोशिश अक्सर बेकार हो जाती है। चौथी गलती है उसके ईगो पर हमला करना। साइकोपैथ का ईगो अक्सर उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो अगर उसे यह महसूस हो जाए कि कोई उसे इंसल्ट या ह्यूमिलिएट कर रहा है तो उसका रिएक्शन बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट से सिचुएशन और रिस्की बन सकती है। अब पांचवी गलती जो कि आपको नहीं करनी वो है अकेले और किसी प्राइवेट जगह पर उस इंसान से फाइनल कन्फ्रंटेशन करना। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि सामने वाला इंसान डेंजरस हो सकता है तो किसी भी सीरियस कन्वर्सेशन के लिए पब्लिक या सेफ इन्वायरमेंट को चुनना ज़्यादा समझदारी होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उससे दूर जाने की प्लानिंग बना रही हैं। अगर साइकोपैथ को यह महसूस हो गया कि आप उसकी असलियत समझ चुकी हैं, या फिर आप उसे एक्सपोज करने का प्लान बना रही हैं, या फिर आप रिलेशनशिप से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी बना रही हैं, तो वह तुरंत अपना बिहेवियर बदल सकता है। कभी वह अचानक बहुत स्वीट और केयरिंग बनने लगेगा, कभी वह आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और कभी वो सिचुएशन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए और ज़्यादा मैनिपुलेशन शुरू कर देगा, और अंत में वो आप पर जानलेवा हमला तक कर सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यह होता है कि आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन अंदर ही अंदर आप धीरे धीरे अपनी सेफ्टी स्ट्रेटजी को बनाते रहें। तो इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि ऐसी सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस और पर्सनल सेफ्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके लिए सबसे सेफ स्ट्रेटजी यह हो सकती है कि आप बिना अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन के धीरे धीरे उस इंसान के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएं। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा ये सुन लो, क्योंकि शायद ये आपके काम का हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब मैं आपको उस चुनौती के बारे में बता देता हूँ जिसकी रियलिटी ये है कि यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो समझिए ज़रा, जब कोई वुमन किसी डेंजरस मैनिपुलेटिव इंसान के साथ रिलेशनशिप में फंस जाती है तो प्रॉब्लम सिर्फ सामने वाला इंसान नहीं होता। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उस वुमन के अंदर भी इमोशनल वीकनेस और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है।
और सच कहें तो कई बार यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। तो पहली कमजोरी होती है ट्रॉमा बॉन्ड। साइकोपैथ रिलेशनशिप को बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से चलाता है। कभी वह आपको बहुत प्यार देगा, बहुत अटेंशन देगा और आपको स्पेशल फील कराएगा। फिर अचानक वह आपको इग्नोर करने लगेगा, डिस्टेंस बना लेगा, कोल्ड बिहेवियर दिखाएगा और फिर कुछ समय बाद वह फिर से वही प्यार और अटेंशन देना शुरू कर देगा और यह पैटर्न बार बार रिपीट होता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है और यही पैटर्न धीरे धीरे आपके अंदर इमोशनल एडिक्शन पैदा कर देता है। इस स्टेज पर अक्सर आपके मन में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि शायद वह बदल जाए, वो इतना बुरा भी नहीं है, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और कई बार आपको यह भी लगने लगता है कि अगर मैं उसे और ज़्यादा प्यार दूँ और ज़्यादा समझूँ तो शायद वह बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सच को समझना ज़रूरी है कि यह लव नहीं है, बल्कि यह नर्वस सिस्टम एडिक्शन है। दूसरी बड़ी कमजोरी होती है फियर। आपके मन में अलग अलग तरह के डर पैदा होने लगते हैं, जैसे अगर उसने मुझे बदनाम कर दिया तो, अगर उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया तो, अगर उसने अपनी कलाई काट ली तो, और अगर उसने मुझे धमकी दी तो क्या होगा। तो जब यही फियर स्ट्रांग हो जाते हैं तो इंसान क्लियर डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहता। तीसरी कमजोरी होती है इमोशनल अटैचमेंट। आप रिलेशनशिप के उन अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं जब वह बहुत केयरिंग, लविंग और अटेंटिव लगता था। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार वे मोमेंट्स नेचुरल नहीं होते, वे इंटेंशनली डिज़ाइन किए गए मोमेंट्स भी हो सकते हैं। साइकोपैथ आपको प्यार नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है ताकि आप इमोशनली उस रिलेशनशिप में बंधी रहें। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा खतरा यह है कि धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही आपको यह समझाने लगता है कि शायद रिलेशनशिप छोड़ना सही डिसीजन नहीं होगा, शायद मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए, शायद सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे के सारे थॉट्स क्लियर थिंकिंग नहीं होते, बल्कि इमोशनल वीकनेस का रिजल्ट होते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में अपनी इमोशंस को समझना और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आती है बारी उस टॉपिक की जिसकी वजह से मैंने यह वीडियो बनाया है, यानी कि एग्जिट स्ट्रेटजी की। लेकिन हाँ, यह एग्जिट कोई इमोशनल एग्जिट नहीं होने वाला, बल्कि एक तरह का टैक्टिकल एग्जिट होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मैं जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वह एक जनरल स्ट्रेटजी होगी। आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम और नीड्स की वजह से शायद यह स्ट्रेटजी ठीक से काम न करे। तो इस केस में आपके लिए एक सुझाव है कि आप मेरे से 1-to-1 कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कॉल के कुछ पैसे भी चार्ज करता हूँ। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और हाँ, अगर आप सीधे इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो के खत्म होते ही डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन वाली वीडियो सीरीज़ को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उस सीरीज़ को देखकर भी आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस इंसान से दूर होना है। अब मैं अपनी सबसे बड़ी दुविधा बता देता हूँ कि मैं जो भी बातें बताऊँगा वो मैं नहीं चाहता कि सबके पास पहुँचें, क्योंकि ऐसे में जो बुरे लोग हैं उन तक भी ये नॉलेज पहुँचेगा और ऐसे में ये राक्षस टाइप के इंसान अपना स्तर और नीचे गिराने लगेंगे और फिर जो नॉर्मल लोग होंगे यानी कि विक्टिम होंगे, उनकी समस्याएं और बढ़ने लगेंगी। इसलिए इतने खतरनाक लोगों के ट्रैप से बाहर निकलने की एग्जिट स्ट्रेटजी को मैं पब्लिक वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगता हूं। तो अगर आप ऐसी किसी समस्या में फंसे हैं या फंसी हैं तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रिश्ते में फंसा देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। आपको पता होता है कि आपका पति नॉर्मल इंसान नहीं है, उसमें एम्पैथी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, गैसलाइट करता है और कभी कभी
इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली टॉर्चर भी करता है। आपको ये बात भी समझ आ चुकी है कि वो शायद एक साइकोपैथ है या फिर हाई लेवल मैनिपुलेटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और समाज, परिवार, रिश्तेदार सब आपको कहते हैं कि शादी निभानी पड़ती है। इस सिचुएशन में बहुत सी महिलाएं खुद से एक सवाल पूछती हैं कि अगर मैं इस रिश्ते से निकल नहीं सकती तो मैं खुद को कैसे बचाऊं। मैं आज के इस वीडियो में आपको कोई अनरियलिस्टिक एडवाइस नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा सर्वाइवल स्ट्रेटजी, यानी कि कैसे आप एक साइकोपैथ के साथ रहते हुए भी अपने माइंड, डिग्निटी और फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। मैं टोटल 7 पॉइंट्स में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और डार्क बिहेवियर को समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ थ्योरी नहीं समझते बल्कि यहाँ पर हम रियल लाइफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज भी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइकोपैथ को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं सालों तक एक ही गलती करती रहती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं उसे प्यार दूं, अगर मैं उसे समझाऊं और अगर मैं पेशेंस रखूं तो वो एक दिन बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि साइकोपैथ चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका ब्रेन इमोशनल बॉन्डिंग के लिए वायर्ड ही नहीं होता। वो आपको पार्टनर नहीं समझता, वो आपको एक रिसोर्स समझता है। इमोशनल रिसोर्स समझता है, सेक्सुअल रिसोर्स समझता है, सोशल इमेज मेंटेन करने का टूल समझता है और बच्चों की केयर टेकर समझता है। इसलिए पहला साइकोलॉजिकल स्टेप है इल्यूजन को तोड़ना। आपका मिशन उसे बदलना नहीं है, आपका मिशन है खुद को बचाना। दूसरा पॉइंट है कि साइकोपैथ के सामने इमोशनल रिएक्शन कम कर दो, क्योंकि साइकोपैथ को पावर मिलती है आपकी इमोशनल रिएक्शन से। जब आप रोती हैं, जब आप एक्सप्लेन करती हैं, जब आप डिफेंड करती हैं और जब आप आर्ग्यू करती हैं तो उसे एनर्जी मिलती है और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल सप्लाई। तो आपको यहाँ पर एक टेक्निक का यूज करना है जिसे कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। इसका मतलब है कि आप उसके सामने इमोशनली बोरिंग इंसान बन जाएं। मीन्स ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करना और ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना, यानी कि आप काम और न्यूट्रल बनी रहें। धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि अब आपको ट्रिगर करना आसान नहीं रहा। और साइकोपैथ को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब उसे रिएक्शन नहीं मिलता और आपको वो रिएक्शन उसे नहीं देना। तीसरा पॉइंट है कि अपनी लाइफ का एक हिडन सिस्टम बनाइए। अगर आप किसी साइकोपैथ के साथ रिश्ते में फंसी हैं तो आपको 2 पैरेलल लाइफ सिस्टम बनाने होंगे। पहला सिस्टम जो उसे दिखाई देता है और दूसरा सिस्टम जो आपका रियल सर्वाइवल प्लान है। इस हिडन सिस्टम में 3 चीज़ें होंगी। पहली, स्किल्स। आपको धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करनी होंगी, जैसे ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, स्मॉल बिजनेस या फिर कोई दूसरी तरह की प्रोफेशनल स्किल। ये सब चीज़ें आपको तुरंत करोड़पति नहीं बनाएंगी, लेकिन इससे धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी है मनी बफर। साइकोपैथ फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाइए। छोटी छोटी सेविंग्स भी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देती हैं। और तीसरी है डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। आपको सीक्रेटली ये चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक इंफॉर्मेशन, बच्चों के रिकॉर्ड्स, लीगल इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें आपकी मदद तब करेंगी जब आप फ्यूचर में दूसरे ऑप्शंस की तलाश करेंगी। चौथा पॉइंट है कि बच्चों को साइकोलॉजिकल शील्ड दीजिए। साइकोपैथ का असर सिर्फ पार्टनर पर नहीं पड़ता, बच्चों पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही तरह की मिस्टेक करते हैं। वो बच्चों के सामने फादर को विलन बना देते हैं और ये स्ट्रेटजी बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही डैमेजिंग होती है।
तो आपको ये नहीं करना। इसकी जगह आप अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाइए। उन्हें बताइए कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, रेस्पेक्ट क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। क्योंकि जब बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो उन पर साइकोपैथ का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि आप उन्हें सीक्रेटली साइकोलॉजिकल आर्मर दे रही होती हैं। लेकिन इससे पहले आपको खुद ही इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस पर या तो मैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज लाऊंगा या फिर आगे चलकर कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन तब तक आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो के खत्म होते ही मिल जाएगा। 5वां पॉइंट है आइसोलेशन ट्रैप से बाहर निकलें। साइकोपैथ की एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है आइसोलेशन। वो चाहता है कि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, इसलिए वो धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स और फैमिली से दूर कर देता है। तो अगर आप ट्रैप्ड हैं तो आपको धीरे धीरे इस आइसोलेशन को तोड़ना होगा। एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक फैमिली मेंबर, एक काउंसलर या फिर एक सपोर्ट ग्रुप भी आपके जीवन में बड़ा चेंज ला सकता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ट्रस्टवर्दी पर्सन भी आपकी लाइफ में बिग चेंज ला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ट्रस्टवर्दी पर्सन को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो आप दूसरे मैनिपुलेटर के ट्रैप में फंस सकती हैं। 6वां पॉइंट है एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर फ्यूचर में कभी लीगल सिचुएशन आती है तो एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वाइटली इंसिडेंट्स नोट कीजिए, मैसेजेस को सेव कीजिए और पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये सब आपको फ्यूचर में लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। 7वां पॉइंट है लॉन्ग टर्म एग्जिट स्ट्रेटजी। कई बार लाइफ में तुरंत एग्जिट पॉसिबल नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, समाज साथ रहने का दबाव डालेगा, आप उस इंसान पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं इत्यादि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिट इम्पॉसिबल है। आपको एक चीज़ करनी है, राइट टाइमिंग का इंतज़ार। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, सपोर्ट सिस्टम हो, सेफ इन्वायरमेंट हो, तब आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकती हैं। साइकोपैथ से लड़ाई कोई इमोशनल लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक गेम होता है और इस गेम में वही जीतता है जो पैशंस और प्लानिंग से काम करता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सर्वाइव कर रही हैं और सर्वाइवल भी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन सर्वाइवल के साथ साथ आपको धीरे धीरे अपना फ्रीडम पाथ भी बनाना होगा। क्या आपको पता है कि साइकोपैथ का सबसे बड़ा डर क्या होता है? उसका सबसे बड़ा डर होता है कि उसका विक्टिम कहीं एक दिन सब कुछ समझ ना जाए और समझने के बाद उससे इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और यही आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।